प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज आपका सेट 1 जुलाई 2022 में कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर था। 20 नंबर का ये पेपर था और 9 लेसन में से आपको ये पेपर आना था और इसमें 10 प्रश्न एक एक नंबर के थे। 11वां और 12वां दो दो का और 13वां और 14वां जो था वो 3-3 अंकों का था। तो आइए देखते हैं आपने कितने स्कोर किए। आप अपना पेपर चेक कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने मार्क्स स्कोर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी ने, आर.बी. दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही आंसर है गैर नवीनकरणीय। नवीनकरणीय में क्या आएंगे आपको? जैसे कि जो दोबारा पुनः पूर्ति, जैविक या रासायनिक क्रियाओं से दोबारा पुनः पूर्ति हो सकती है वो नवीनकरणीय है, पर जिनकी नहीं हो सकती वो गैर नवीनकरणीय है। उसका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में काली मृदा पाई जाती है जिसे रेगड़ मृदा अथवा काली कपास मृदा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पंचायती राज प्रणाली में शामिल हैं, तो इसका सही आंसर है, क्योंकि ये क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति होती है, फिर होती है जिला परिषद। तो ये 3 स्तर पर होती है, सबसे पहले गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। इसीलिए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर, इस स्तर पर ये होती है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है? इसका मतलब है सबसे ज़्यादा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। सबसे ज़्यादा किस सेक्टर ने लोगों को जो है वो अब रोजगार दिया हुआ है? क्योंकि हमें पता ही है कि हमारे देश में सबसे अधिक लोग जो हैं प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं, इसलिए नियोक्ता भी सबसे बड़ा प्राथमिक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सरस्वती सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों के। देखिए 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें लगभग सिर्फ 40 केंद्रों का पता था, लेकिन आज 1000 से अधिक। तो आप कोई भी 2 नाम ले सकते हैं। आप हड़प्पा लिख सकते हैं, मोहनजोदड़ो लिख सकते हैं, लोथल लिख सकते हैं, धोलावीरा लिख सकते हैं, चन्हूदड़ो लिख सकते हैं। बहुत सारे केंद्र हैं। उसके बाद है, भारत के किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताएं जो सौर ऊर्जा से संपन्न हैं। एक तो आप सबके पता ही है राजस्थान, वहाँ सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। और एक मैं आपको बताना चाहूँगी मध्य प्रदेश। आपको पता है मध्य प्रदेश में पहला सोलर विलेज बन चुका है। जी हाँ, जहाँ हर घर में जो ऊर्जा है वो सोलर की वजह से है, सोलर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा की वजह से। तो इसीलिए हमारा आंसर है राजस्थान और मध्य प्रदेश। उसके बाद है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? ये बहुत ज़्यादा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। अगर लिखा होता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो वो होता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। परंतु अगर क्वेश्चन हो सरकार के उच्च और निम्न स्तर, इसको हम विभाजन को क्या कहा जाता है? हम इसको कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर सत्ता का विभाजन, ऊर्ध्वाधर विभाजन भी कह सकते हैं। हम इसको संघीय सरकारों में भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे सही आंसर इसका ऊर्ध्वाधर है। उसके बाद है, भारतीय संविधान में विषयों की सूची कितनी है? तो विषयों की सूची भारतीय संविधान में 3 है, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में और संवर्ती सूची जो है, यानी कि संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा 2005 के अनुसार सरकार कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देती है? तो इसका सही आंसर है 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषताएं। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, परंतु आप लिख सकते हैं कि इनके नगर जो होते वो एक विशेष नगर योजना की पद्धति के तहत बनाए गए थे। भवन खुले थे, हवादार थे, सड़कें जो थी काफ़ी चौड़ी थी। जो मुख्य सड़क थी वो 10 मीटर अथवा 34 फुट चौड़ी तक थी। और बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ की जल निकास प्रणाली यानी कि नालियों की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। उसके बाद राष्ट्रीय विकास क्या है? देखिए किसी भी देश की जो आमदनी है उसमें जो दीर्घकालीन वृद्धि होती है, और 3 मापदंड, यानी कि उनकी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि उनका जीवन स्तर, उनकी शिक्षा
और औसत आयु। अगर ये तीनों बहुत अच्छी हैं तो वहाँ पर राष्ट्रीय विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसाधनों का वर्णन करें, उदाहरण दें। देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके वो संसाधन है। और इसके आप बहुत सारे उदाहरणें लिख सकते हैं, इवन कि आप प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक लिख सकते हैं, समायिकता के आधार पर नवीनकरणीय अनवीनकरणीय। आगे इनके उदाहरण भी दे सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इवन के हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, मेज, कुर्सी, कुछ भी जो है वो संसाधन है। उसके बाद संघीय सरकार में शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है। ये 3 स्तरों पे किया गया है मेरे बच्चों। यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न हो सकती है, परंतु आपको हर हालत में उस कन्फ्यूज़न से बचना है। पहला है संघीय स्तर पर, जिसमें 97 विषय हैं और जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। दूसरा है राज्य स्तर पर, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल का राज्य सरकार का है। इनका विषयों की संख्या 66 है। तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें क्या है, कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। और विषयों की, समवर्ती विषयों की सूची जो है वो 47 है। आई होप हमारे द्वारा ये किया गया प्रयास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हमने ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, एक एक मार्क्स के सैकड़ों क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं। इवन के क्वेश्चन आंसर्स इकोनॉमिक्स में से भी, सिविक्स के, ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के स्पेशली। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। भगवान करे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, आगे भी आते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।